गाइस, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मैं अनुष्का शंकर आज फिर से आपके सामने आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी इनहिबिटर्स के बारे में। मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं उनको एक शॉर्ट समराइज्ड नोट्स भी प्रोवाइड करूँ अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू टेक। बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें हमारे पास होती हैं बट वो एक हैफेज़ार्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं पूरे सिलेबस में। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक तरफ एक पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और उनको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम भी आप अगर एक बार उसको देख लें, उस वीडियो को या मेरी वीडियो को या उस पीडीएफ को एक बार भी आप देख लें तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और तुरंत माइंड में आ जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो एंड स्टार्ट द इनहिबिटर्स ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे पार्ट 1। बिकॉज बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं तो हम उन्हें एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। तो हम इसके 2 वीडियोस बनाएंगे और फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इनहिबिटर्स हैं जितने भी सारे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इनहिबिटर्स इन मेटाबॉलिक पाथवेज पार्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं नोवा बायोसिन की। नोवा बायोसिन जो है वो प्रोकैरियोट्स के केस में टोपो आइसोमरेज सेकेंड यानी गायरेज को इनहिबिट करता है। नेलिडिक्सिक एसिड और सिप्रोफ्लेक्सासिन ये दोनों भी टोपो आइसोमरेज सेकेंड को इनहिबिट करने का काम करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। आइए अब बात करते हैं एफिडिकोलिन की। ये एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है और ये यूकैरियोट्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को इनहिबिट करने का काम करता है। एफिडिकोलिन ऑल्सो एक्ट एज एपोप्टोसिस इंड्यूसर इन केस ऑफ हेला सेल्स। DCMU यानी कि डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया ये NAD पॉजिटिव को इनहिबिट करने का काम करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉर्डिसिपिन। कॉर्डिसिपिन जो है वो बेसिकली एक एडेनोसिन बेस एनालॉग की तरह काम करता है जिसके 3 प्राइम पर OH ग्रुप एब्सेंट होता है। तो ये कॉर्डिसिपिन इनहिबिशन का काम करता है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बेसिकली इलोंगेशन वाली प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है। अब बात करते हैं अल्फा एमेंटिन की। तो अल्फा एमेंटिन जो है बेसिकली ये इनहिबिशन का काम करता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को। जब आरएनए इलोंगेशन होता है तो उसके केस में ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ एक टाइट कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इस तरीके से ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है और आरएनए की इलोंगेशन को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से कि क्योंकि इलोंगेशन नहीं होने देता है दैट मीन्स ये इसके टर्मिनेशन को प्रमोट करता है। अल्फा एमेंटिन का सोर्स क्या है और कहाँ से ये ऑब्टेन होता है और अल्फा एमेंटिन बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में जस्ट कमेंट मी डाउन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द किरोमाइसिन। किरोमाइसिन बेसिकली एक इलोंगेशन फैक्टर के इनहिबिटर की तरह काम करता है। प्रोकैरियोट के केस में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली इलोंगेशन फैक्टर्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन इलोंगेशन फैक्टर्स में से ये इलोंगेशन फैक्टर TU के इनहिबिशन का काम करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड करता है 30S सब यूनिट के साथ जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में प्रेजेंट होती है और ये मिसरीडिंग करवाता है mRNA की। क्लोरमफेनिकोल जो है वो 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देता है। किस तरह से? क्योंकि ये बेसिकली जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है। सो देयर विल बी नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और इस तरीके से वो जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये और है कि ये जो क्लोरमफेनिकोल होता है ये बेसिकली सिर्फ प्रोकैरियोट्स के ट्रांसलेशन को ही अफेक्ट करता है। इट हैज़ नो इफेक्ट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करता है और ये बेसिकली जो अमीनो एसाइल tRNA होता है उसकी बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करता है। सो अमीनो एसिड tRNA जब बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो वो फर्दर प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी।
अब बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन की। सो एरिथ्रोमाइसिन बेसिकली पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन नहीं होने देता है, क्योंकि ये बाइंड कर जाता है 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ। जबकि जो फ्यूसिडिक एसिड होता है ये आपका बाइंड करता है इलोंगेशन फैक्टर जी के साथ, और आफ्टर बाइंडिंग इट ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन। अब बात करते हैं प्यूरोमाइसिन की। सो आप जानते ही होंगे कि इलोंगेशन की जो प्रोसेस होती है इन केस ऑफ ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, इलोंगेशन में क्या होता है कि जो बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उनमें एस्टर बॉन्ड बनता है, और एस्टर बॉन्ड वो एमाइड बॉन्ड से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। लेकिन जब प्यूरोमाइसिन आ जाता है तो वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एनालॉग की तरह काम करता है, और अमीनो एसिड रेजिड्यू के 3' एंड पे जाके वो बाइंड करता है। और उसकी बाइंडिंग से क्या होता है कि जहाँ एस्टर बॉन्ड बनना चाहिए वहाँ पे बनता है एमाइड बॉन्ड, और उस एमाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि वो जो लिंकेज जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है, और आगे इलोंगेशन की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इस तरीके से ये उसके इलोंगेशन को रोक देता है। आइए बात करते हैं अब साइक्लोहेक्सिमाइड की। सो साइक्लोहेक्सिमाइड बेसिकली 80s राइबोसोम की जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट होती है उस पे जाके बाइंड हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है। रिसिन जो है, रिसिन टॉक्सिन वो बेसिकली 60s सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। इनएक्टिवेट्स द 60s सब यूनिट बाय depurinating the specific adenosine in 28S rRNA। ओके, अब लास्ट में हम बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन की। सो डिप्थीरिया टॉक्सिन बेसिकली इलोंगेशन फैक्टर EF2 इसको इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे ADP का राइबोसाइलेशन करवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करते हैं अपना। यू जस्ट कमेंट बिलो कि हेला सेल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हेला सेल्स के बारे में कवर कर सकूं और हम इनकी अच्छे से स्टडी कर सकें। आई होप आपको ये कंपाइलेशन ऑफ इनहिबिटर्स पसंद आया होगा, और जल्दी ही हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, तो जिससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो सकें और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें एक कंपाइल्ड फॉर्म में मिल सकें। बिफोर लीविंग आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो कि और आपको क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं जिसमें आप। और इसके साथ ही आप मुझे जो मैंने वीडियो में कुछ क्वेरीज छोड़ी हुई हैं वो भी आप मुझे बताइए, और अगर आपको कोई दिक्कत है उसमें तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करिए, और अपने बाकी जो और फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू।